Genetics. The study of hereditary characteristics of living organism is called genetics. हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स वो खसूसियात जो जानदारों में आबावाजात या पेरेंट्स से मुंतकिल होते हों। ऐसी खसूसियात जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं उन्हें इन हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स की शॉर्टकट डेफिनेशन बाज़ औक़ात हम ये भी कहते हैं द स्टडी ऑफ जीन्स इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स के मुताले को भी जेनेटिक्स कहा जाता है। और जीन्स क्या चीज़ होती हैं? जीन्स हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की मेन यूनिट होती हैं, यानी वरासती खसूसियात के ज़िम्मेदार जीन्स होती हैं जो जानदार के जिस्म के सेल में मौजूद न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उस पर नुक्तों और दानों की सूरत में पाए जाते हैं और जिस्म में मौजूद तमाम तर खसूसियात की ज़िम्मेदार होती हैं। और ये जीन्स नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती हैं और इनकी स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच पैलेंटियोलॉजी। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ कॉल्ड पैलेंटियोलॉजी। फॉसिल्स प्लांट और एनिमल्स के फॉसिल्स यानी बाक़ियात के मुताले को पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स क्या हैं? वो जानदार जिनका वजूद फ़ना हो गया हो, जिनकी ज़िंदगी मौजूद ना हो और हमें तहकीक के दौरान ज़मीन से या किसी भी जगह से उनके जिस्म का कोई हिस्सा मिल जाए और उसकी स्टडी की जाए, जिस कॉल्ड पैलेंटियोलॉजी। और जिस्म का वो हिस्सा जो हमें मिला हो उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। यानी ये जानदार ज़िंदगी की सूरत में हमारे पास मौजूद नहीं होते, फॉसिल्स की सूरत में पाए जाते हैं और इन फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की भी ब्रांच है और बायोलॉजी में भी स्टडी करते हैं। जानदार के जिस्म में बेशुमार किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं और केमिकल रिएक्शन होते हैं। जानदारों के जिस्म में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसे हम मेटाबॉलिज़म कहते हैं। और मेटाबॉलिज़म दो तरह के होते हैं, एक कैटाबॉलिज़म और एक एनाबॉलिज़म। कैटाबॉलिज़म जो जिस्म में टूट फूट होती है, ब्रेकिंग होती हो, इसे कैटाबॉलिज़म कहते हैं। और जिस्म में किसी चीज़ की तश्कील होती हो, केमिकल कंपाउंड की तश्कील होती हो, बनावट होती हो, मैन्युफैक्चरिंग होती हो, उसे हम एनाबॉलिज़म कहते हैं। ब्रेकिंग से मुराद रेस्पायरेशन डाइजेशन का प्रोसेस और एनाबॉलिज़म यानी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, यानी फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में
पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपना फूड तैयार करती है। ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है और एनाबॉलिक प्रोसेस है। दैट्स वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इन केमिकल रिएक्शंस का, केमिकल प्रोसेस का जानदारों के जिस्म के अंदर पढ़ना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। द नेक्स्ट ब्रांच इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक बहुत से जानदार ऐसे होते हैं जो हमारी इन नेकेड आइज से नज़र नहीं आते, इन आँखों से नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है और ऐसे जानदारों की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास हैं वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इस तरह के बहुत से जानदार आते हैं जिनकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। द लास्ट वन ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से मुराद बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो जानदारों की फलाह से मुतालिक है। जानदार इससे फ़वाइद हासिल करते हैं, यानी इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द यूज़फुल एंड बेनिफिशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के जिस्म, जानदारों के लिए बायोलॉजी की वो शाख जो जानदारों की फलाह से मुतालिक हो, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इसमें दूध से दही बनाने का अमल, चीज़ बनाने का अमल, बेकरी मसनूआत, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स अद्वियात हम बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ीज़ से बचने के लिए। इसके अलावा बहुत से मेडिसिन ऐसे हैं जो कि जानदारों से ही बनाए जाते हैं और जानदारों की फलाह के लिए बनाए जाते हैं, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जानदार की तरक्की और उसको बीमारी से बचाव के लिए। लिहाजा जानदारों की फलाह से मुतालिक जो बायोलॉजी की शाख है उसका मुताला बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। एक और प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने का तरीका। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने का तरीका बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिसकी स्टडी की जाती है और उसके हल की तरफ जाया जाता है जो जानदारों से रिलेटेड होती हैं। इसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। कुछ स्टेप्स हैं इनके जिसके बाद हम सही फैक्ट पर पहुंचते हैं। नंबर 1 बात करते हैं ऑब्ज़र्वेशन की। ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट विद एन ऑब्ज़र्वेशन, यानी बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट फ्रॉम ऑब्ज़र्वेशन। बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की इब्तिदा ऑब्ज़र्वेशन से होती है। ऑब्ज़र्वेशन क्या है? यानी मुशाहिदा
सबसे पहले अगर कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई मामला है, उस पर गौर किया जाता है। ये गौर करने का अमल हम ऑब्ज़र्वेशन को दे रहे हैं। और इसमें अगर मिसाल हम लेते हैं मलेरिया की, एक बहुत बड़ी बीमारी है और पूरे वर्ल्ड में मलेरिया की बीमारी फैली होती है। मलेरिया सबसे पहले 1878 में फ्रेंच फिजिशियन लेवरन ने जानदारों के जिस्म में मौजूद खून से दरियाफ्त किया और उसका नाम दिया कि ये बीमारी प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। ये नाम हालांकि बाद में पड़ा। ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस। कहते हैं इंटेलिजेंट गैस इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। यानी हमने ऑब्जर्वेशन को देखते हुए जो इंटेलिजेंट गैस किया है उसे स्टेटमेंट की सूरत में हाइपोथेसिस कहते हैं। इंटेलिजेंट गैस को स्टेटमेंट की सूरत में बताना हाइपोथेसिस कहलाता है। यानी हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर जो स्टेटमेंट दिया जाता है हाइपोथेसिस कहलाता है। यानी हमने मलेरिया को ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। यानी प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया की बीमारी होती है। हाइपोथेसिस के बाद है डिडक्शन। यानी हाइपोथेसिस की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन डिडक्शन कहलाती है। हाइपोथेसिस के बाद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन डिडक्शन कहलाती है। यानी मलेरिया को हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे और एक स्टेटमेंट हमने दिया कि ये बीमारी प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। अब इसके हवाले से अगर हम बहुत से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लाइक जिन जानदारों को मलेरिया है उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद है, जिन जानदारों को मलेरिया नहीं है उसमें प्लाज्मोडियम भी मौजूद नहीं है। यानी सेहतमंद लोगों में प्लाज्मोडियम नहीं पाया जाता। एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन, देन फर्दर हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं कि आया कि हाइपोथेसिस सही है या नहीं। इसके लिए सर्वे करना पड़ता है। 100 बीमार लोगों को का सैंपल लेते हैं और 100 सेहतमंद लोगों का ब्लड सैंपल लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस कहलाता है। अब बारी आती है उस सर्वे के रिज़ल्ट की कि फ्रॉम एबव एक्सपेरिमेंट इट वॉज फाउंड दैट ऑल द मलेरियल पेशेंट हैज़ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। यानी हमने जो मलेरियल पेशेंट के ब्लड सैंपल्स लिए थे
तो इस नतीजे पर पहुँचे कि तमाम के तमाम मलेरियल पेशेंट में प्लाज्मोडियम मौजूद है और सेहतमंद लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है। और फाइनल स्टेटमेंट देते हैं प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी दी रिजल्ट वेरीफाइड दैट डिडक्शन एंड फाइनली द हाइपोथेसिस दैट इज प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। थ्योरी: it is not possible to confirm the hypothesis. For the validity of hypothesis, evidence are collected. When more and more evidence come to hand, the hypothesis is accepted. इस सिलसिले में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं, एविडेंस आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये सारी मालूमात थ्योरी में प्रमोट हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, ये पढ़ना है आपने और कोशिश करें खुद से पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कंसेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। कंसेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस क्या है? ये ओल्ड कंसेप्ट कहलाता है। एबायोजेनेसिस के मुताबिक जानदारों का वजूद गैर जिंदा जानदारों से होता है, जो कि ओल्ड बिलीव है कि लिविंग बीइंग कैन स्पॉन्टेनियसली डेवलप फ्रॉम द नॉन लिविंग इज टर्म एज एबायोजेनेसिस, यानी जानदार गैर जिंदा जानदारों से वजूद में आते हैं। इट इज़ कॉल्ड एबायोजेनेसिस। एक और एक्सपेरिमेंट है और उससे कंसेप्ट हासिल होता है जिसे हम कहते हैं बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस क्या है कि लिविंग बीइंग या लिविंग थिंग्स कैन डेवलप ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग इज़ कॉल्ड बायोजेनेसिस। यानी हमारे पास लाइफ के हवाले से दो थ्योरी है, ए बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस में जानदार गैर जिंदा चीज़ों से वजूद में आते हैं और बायोजेनेसिस के मुताबिक जानदार जिंदा जानदारों से वजूद में आते हैं। इस हवाले से एक्सपेरिमेंट किए गए बायोजेनेसिस के हवाले से, जिसे रेडी नामी साइंटिस्ट से उन्होंने परफॉर्म किया, कि आप देख सकते हैं कि कुछ जार लिए गए हैं जिसमें फिशेस, स्नैक्स या शॉर्टकट के इसमें हमने जो है किसी भी जानदार, मुर्दा जानदार का गोश्त रख दिया। कुछ जार के मुंह को ओपन रखा और कुछ को एयर टाइट बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। हम ये देखते हैं कि जिन जार को हमने ओपन रखा था उसमें कुछ दिनों के बाद इंसेक्ट आ जाते हैं और हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि शायद, क्योंकि गोश्त का टुकड़ा तो गैर ज़िंदा था, हमने ज़िंदा जानवर तो रखा नहीं था, उसके अंदर मुर्दा जानदार रखे थे, तो शायद जो है इन मुर्दा जानदारों की वजह से ये
इंसेक्ट इसमें आ गए। लेकिन ऐसे ही जब हम दूसरे जार की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें जो बिल्कुल एयर टाइट जार थे उसमें कहीं पर कोई इस तरह के इंसेक्ट नज़र नहीं आते। ये एक्सपेरिमेंट मैंने शॉर्टकट बताया है आपको डिटेल में पढ़ने के लिए। पेज नंबर 17 और 18 को आप डिटेल में पढ़ेंगे। मुख्तसरन के जिन जार में इंसेक्ट मौजूद नहीं थे तो इससे जो है बायोजेनेसिस की थ्योरी जन्म लेती है और कहा जाता है कि जानदार सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा जानदारों से ही वजूद में आते हैं। यहाँ पर मेन टॉपिक्स जो बायोलॉजी चैप्टर 1 के थे हमने सारा पढ़ाया। बाकी जो टॉपिक्स इसमें छोटे मोटे ऐसे होंगे जो शायद नहीं हमने डिस्कस किया उसको आप पढ़ें। पूरे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो हमसे ऑनलाइन डिस्कस करें। जज़ाकल्लाह।